नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती से हम बात करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है लक्षद्वीप का और मालदीव का। लक्षद्वीप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और शुरू-शुरू में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई और मुख्य धारा का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें आनी शुरू हुई, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल कर के क्या बवाल खड़ा होने वाला है। में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। और ये वो तस्वीरें थी जिसके बाद मालदीव के कुछ बदजुबान मंत्रियों ने ऐसी बातें कह दी कि उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यानी उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद हमारे यहाँ जिस तरीके से पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दिया और जो राष्ट्रवाद इन दिनों जिसकी लहर हर तरफ दिखाई दे रही है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, चाहे अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां हों या हमारे चिंतक मनीषी बुद्धिजीवी जो हमारे फौज के हमारे प्राइड जो जो इस समय मेरे बराबर में दिखाई दे रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत मजबूती से खड़े हो गए और मालदीव की आज क्या हालत है इस पर भी चर्चा करेंगे। पर आज जो नई खबर आ रही है, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले मैं सिन्हा साहब का स्वागत कर लूं। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। भारत माता की जय हो। सिन्हा साहब, अभी-अभी मैं खबर देख रहा हूं, ये इंडिया टुडे ने फ्लैश की है और मैं ये अपने दर्शकों को भी एक नज़र डलवा देता हूं। इसमें खबर आ रही है लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनेगा, फाइट्स जेट्स की भी होगी तैनाती। जानिए क्या है मोदी सरकार का प्लान। और इनके जो रक्षा संवाददाता हैं मंजीत नेगी, ये इनकी रिपोर्ट है। शाम को 7:14 पर इन्होंने ये अपडेट की है, यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं उससे कुछ ही समय पहले। और इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्षद्वीप को लेकर अलग ही प्लान है। भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइसलैंड पर एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल विमानों का संचालन भी होगा। यहाँ पर ड्यूल पर्पज एयरफील्ड होगा। और इन्होंने बहुत डिटेल जानकारी इस खबर में दी है कि एक्चुअल में लक्षद्वीप का किस तरीके से मोदी सरकार कायाकल्प करने जा रही है। इन्होंने नीचे लिखा है कि नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का मौका मिलेगा। मिनिकॉय आइलैंड वे पर एयर स्ट्रिप बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव भारतीय तट रक्षक बल ने दिया था। वर्तमान प्रस्ताव के तहत इस नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। कितनी बड़ी खबर है सिन्हा साहब ये? बहुत बड़ी खबर है। देखिए, पहले जो मालदीव्स के बीच में हमारे बीच में जो मनमुटाव हो रहा है, पहला उसका जो थोड़ा हिस्टोरिकल चीज मैं बताना चाहता हूँ। जी जी। मालदीव्स में बेसिकली दो पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और दूसरा है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है, उसका टीम कैप्टन मानिए तो अब्दुल यमीन था, जो प्रेसिडेंट था, जो प्रो चाइनीज चाइना है। और जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी है, उसका जो लीडर है मोहम्मद नशीद, वो प्रो इंडिया है।
तो दोनों में यही क्लैश है, एक पार्टी प्रो चाइना है, एक पार्टी प्रो इंडिया है। अब हुआ ये कि जब नशीद पावर में आए तो उसके बाद उनका नशीद को उनको सोली, उनके जो नेक्स्ट थे लाइन में सोली बने, तो नशीद को पहले यमीन ने फ्रेम अप कर लिया अपने करप्शन चार्जेस पे, और उनको अरेस्ट करने जा रहे थे तो श्रीलंका चले गए। तो जब नशीद वहां चले गए तो पॉलिटिकल एरेना से तो बाहर निकल गए। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो बने थे सोली। सोली प्रो इंडियन है, इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली ने फिर यमीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, क्योंकि उनके पास कंक्रीट, जब सरकार में आदमी आता है तो सब एजेंसीज तो रिपोर्ट करती हैं कि जमीनी स्तर पे स्थिति क्या है। तो यमीन के खिलाफ काफी सबूत मिला, तो उसको 11 साल के लिए कन्विक्ट किया गया, वो जेल में है। तो उसके बाद तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का यमीन जो टॉल लीडर था वो लड़ नहीं सकता। तो चाइना ने कहा कि भाई आप सुझाव करो। तो जो नेक्स्ट इन जो लाइन था वो था वहीद हसन। तो वहीद हसन को ये यमीन ने कहा नहीं, क्योंकि वहीद हसन काफी अनुभवी है, प्रणब मुखर्जी के कैटेगरी में मानिए चलिए, तो मालदीव्स का प्रणब मुखर्जी जी मान के चलिए। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी तरफ से ये होगा मोइजी कैंडिडेट। तो मोइजी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गया। वो प्रो चाइना है, प्रो चाइनीज है, और चाइना से उसको फंडिंग भी हुआ है। तो ये समस्या जब शुरू हुई तब मोइजी ने कहना शुरू किया कि हिंदुस्तान अपना हेलीकॉप्टर वापस ले, अपना ट्रुप्स वापस ले। और ट्रुप्स तो है ही नहीं, 2 हेलीकॉप्टर है और छोटा सा कंटीजेंट है, छोटा सा कंटीजेंट है। फौज कहाँ है? फौज तो वहां है ही नहीं। लेकिन लोगों को, चाइना को खुश करना था, तो वो चाइना के इशारे पे चाइना का गीत गाना शुरू किया कि इंडिया आउट। चाइना का अप्रोच रहा इंडिया आउट फिलॉसफी। तो इंडिया आउट में उसने सब गेम खेलना शुरू किया। समस्या वहां शुरू हुई। तो यह है प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम विश्लेषण, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मोदी जी को आपको मानना पड़ेगा कि उनकी परिपक्वता, कूटनीति, और वो मतलब इतनी मधुर शैली में किसी को एकदम खत्म कर देते हैं। ये कोई सीखना है तो मोदी जी से सीखे। उन्होंने क्या किया? लक्षद्वीप चले गए। लक्षद्वीप में कुछ नहीं किया, खाली जाके वो कुर्सी पे बैठ गए, सागर की तरफ देख रहे थे। बस उन्होंने सागर की तरफ देखा और पूरा सागर में तूफान आ गया, पूरे विश्व में तूफान आ गया। क्या है ये? क्या है? अपोजिशन यहां बोलना शुरू किए, मोदी जी लक्षद्वीप क्यों गए? अरे भाई, वो अपना घर है। आप अपने आदमी अपने घर में नहीं जाएगा तो क्या विदेश जाएगा क्या? तो सवाल ये पैदा, तुमको क्यों कष्ट हो रहा है? मोदी जी लक्षद्वीप गए तो प्रधानमंत्री हैं, कोई कहीं भी जा सकते हैं। और छुट्टी मनाने तो गए नहीं। उनका क्या एम था वो मैं बताता हूं। तो ये मोदी जी का एक तरीका था स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करने का। देखिए, कुछ बिना कहे भी, ओंकार जी, बिना कहे बहुत कुछ आदमी अचीव कर लेता है, बहुत कुछ संदेश पहुंचा देता है अगले को। और मोदी जी का संदेश साफ था कि हम एक पैरेलल टूरिस्ट हब क्रिएट करने जा रहे हैं जो मालदीव्स के कंपटीशन में खड़ा होगा, और वो है लक्षद्वीप। 820 किलोमीटर तो है मालदीव से, बिल्कुल, माले से 820 किलोमीटर। तो 820 क्या है? डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। जो पोटेंशियल मालदीव्स में है वो पोटेंशियल लक्षद्वीप में है। हाँ, एक कमी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल मान लीजिए, ये रिजॉर्ट मान लीजिए, जो मौजूदा आज की तारीख में मालदीव्स में है, वो लक्षद्वीप पे नहीं है। तो ये तो मैटर ऑफ टाइम है, बन जाएगा। जब आदमी को पता चलेगा कि लक्षद्वीप इतना सुहाना है तो वहां लोग इन्वेस्ट करेंगे। टाटा ने फैसला किया है इन्वेस्ट करने का। तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेज चीन को देना था और मालदीव्स को देना था कि हम तुम्हारे लिए एक हब, कॉम्पिटिटिव हब खड़ा करने जा रहे हैं। दूसरा चीज कि लक्षद्वीप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में दिखाना था मोदी जी को। और इससे बेटर क्या होगा? ट्विटर के माध्यम से उन्होंने तब हल्का मचा दिया, लक्षद्वीप देखो, लक्षद्वीप देखो। आज देखिए इसका असर हुआ है। ये कितने हजारों में हिंदुस्तानी जो मालदीव जा रहे थे, कैंसिल हो गया टिकट, पेट्रोल रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। तो जो हमारा लक्षद्वीप, जो हमारे घर का मार्केटिंग जो मोदी जी ने किया है,
वो काबिले तारीफ है, उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है। ये है। अब जो हम उस समय बात कर रहे थे कि ये कि मोदी जी ने क्या उनका एम रहा है कि मालदीव्स को कैसे सबक सिखाना है, तो सबक सिखाने के पहले ये जानिए कि मेन जो बदमाश है, शैतान देश है, वो है चीन है। चीन ही उकसाता है, और ये मोदी के इलेक्शन के टाइम में चीन ने हैवी फंडिंग किया है। और चीन, आपको बताना चाहता हूं मैं कि चीन क्या किया कि उसने एक न्यूज़पेपर है डीआरएस न्यूज, तो 2020-21 से उसने ये कैंपेन शुरू किया। और कैंपेन क्या था? एंटी इंडिया कैंपेन। कि जी जी प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं चाहते हैं कि यमीन सत्ता में रहे, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है, पीएमओ ने फंडिंग किया, वगैरह वगैरह वगैरह, सब झूठी बात। तो डीआरएस न्यूज ऐसा मैगजीन है, न्यूज पेपर है कि सभी लोग पढ़ते हैं। देखिए, चीन जो है वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और एक नैरेटिव क्रिएट करने में एक्सपर्ट है, फॉल्स नैरेटिव, झूठा नैरेटिव। तो झूठा नैरेटिव जब अखबार पढ़ने लगते हैं लोग ओवर ए पीरियड टाइम, गोवेल्स ने क्या कहा था कि एक झूठ को यदि 100 बार बोलो तो झूठ सच में परिवर्तित हो जाता है। ये गोवेल्स ने कहा था, बात सही है। आप एक झूठ को बोलते रहिए, ऐसे 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 ऐसे, लोग भी विश्वास करना शुरू कर लेते हैं। वही किया चीन ने, क्योंकि चीन तो डरपोक देश है, कायर देश है, मिलिट्रीली तो हमसे लड़ नहीं सकता, ये पीछे से स्टेप करता है। उसके बाद उसने एक मालदीवियन एक जर्नल है, उसका जो मेन करता धरता है वो है आजाद अजान, जो उसको चलाता है। हार्डकोर मुस्लिम है, एंटी इंडिया है, चीन से पैसा लेता है। तो उसने अपने जर्नल में छापना शुरू किया। तो 2020 से लेके अभी 2023 तक जो इलेक्शन है, 3 साल चीन ने इस्तेमाल किया एंटी इंडिया कैंपेन चलाने के लिए, और परसेप्शन वॉर किया, नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव हिंदुस्तान के खिलाफ किया, जिसके वजह से मोदी जीत गया। तो अब ये है, तो अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है ओंकार जी कि चीन तो अपनी हरकत से बाज आएगा नहीं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है कई लेवल पे, वहां के सोशल लेवल पे, वहां के पॉलिटिकल लेवल पे, वहां के हमारे मिलिट्री लेवल पे, वहां स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे। पहले हम आते हैं वहां के लोकल लेवल पे। देखिए, वहां के लोग यमीन से खुश नहीं है, क्योंकि जी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन, बीआरआई का, मालदीव्स आपको पता ही है बीआरआई का सदस्य है, और चीन जहां पैसा देता है वहां तो लूट लेता है, चूस लेता है। आप सिनेमा देखे होंगे, पता नहीं, मैं तो बचपन में देखा था 2 बीघा जमीन, चीन उसका टिपिकल उदाहरण है, 2 बीघा जमीन का, सिनेमा का। वो लूटता है। पाकिस्तान को आर्थिक व्यवस्था को किसने बर्बाद किया? चीन ने, बीआरआई ने 62 बिलियन दे के खत्म कर दिया पाकिस्तान को। तो चीन के हरकत से लोग खुश नहीं है। क्यों? चीन इक्विपमेंट भी लाता है, अपने लेबर लाता है, तो वहां के लोगों का तो कोई भला होता नहीं है, तो लोग चिढ़े हुए थे। तो चिढ़े हुए, तो इसका मतलब है लोकल्स हमारे साथ हैं। लोकल्स जानते हैं, हम, हिंदुस्तान ने एंटी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोला है, हम ब्रिज बना रहे हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किए हैं, तो लोग को तो दिखता है। चीन ने क्या किया? कुछ नहीं, पैसे कमा रहा है। तो ये डिफरेंस है। इसका मतलब है हम यदि स्ट्रेटेजिक मूव करें और वहां के लोकल्स का सपोर्ट रखें, हम हमारे हितैषी बना के रखें, तो भविष्य में जब भी इलेक्शन होगा तो हमारा प्रो इंडिया कैंडिडेट जीतेगा, पहली बात। अब आते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे आप देखिए कि जो अपना ये है वाहिद हसन, वो तो है तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल प्रोग्रेस पार्टी का, मालदीव्स का, लेकिन क्योंकि उसको प्रेसिडेंट नहीं बना गया तो चिढ़ता है। उसको यदि हम किसी तरह से जीत लें और इसको कन्विंस करें सोली को कि भाई तुम दोस्ती कर लो और उसको प्रेसिडेंट बनने दो, तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, डिप्टी प्रेसिडेंट बन जाओ, तो सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड, हम आते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैसेज देना है कि तुम्हारे हिंदुस्तान से जितने इनकम होते हैं, बेसिकली टूरिज्म, उसमें पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे। 2 तरीके से, लोग को जाने नहीं देंगे, और तीसरी बात है कि हम
वहां पे लक्षद्वीप को हम एक पैरेलल सेंटर, पैरेलल हब बनाएंगे। चौथी चीज है मिलिट्री दृष्टिकोण से। यदि मिलिट्री दृष्टिकोण से बात कीजिए तो हमको कई तरह से संदेश देना है लक्षद्वीप को, मालदीव्स को, ये कि हिंदुस्तान खाली 820 किलोमीटर की दूरी पे है तुमसे। बुरे वक्त में कौन देता है काम? यदि आपका बेटा अमेरिका में है ओंकार जी और आपको कुछ हो गया तो आपका पड़ोसी ले जाएगा ना आपको अस्पताल। बेटा के आते आते तो इट विल बी टू लेट। तो पड़ोसी कौन है? और सबसे बड़ी बात है कि पड़ोसी जिस पर विश्वास किया जा सकता है। आज तक हिंदुस्तान का इतिहास नहीं है कि हमने किसी को बिट्रे किया है, आज तक नहीं। हमने टर्की ऐसे देशों को मदद किया है जो हमारा दुश्मन है, कटार को मदद किया है। तो सवाल ये पैदा, तो हम तो, हमारा चरित्र तो पूरा विश्व जानता है। तो यदि हम इस मैसेज देने में सफल हो जाते हैं मालदीव्स को, सही मित्र को पहचानो और गलत मित्र को दुश्मन को पहचानो, हम सही मित्र हैं। और उसके बाद यदि ये बात नहीं बनती है, हमारा मालदीव्स के साथ हिस्टोरिकल रिश्ता है शिवाजी के टाइम से। वहां से हम कुछ मिनरल लेते थे जिससे कॉइन्स वगैरह बनता था। तो हमारी सोच सेम है। तीसरी बात जो है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको संदेश देना है कि क्वाड में जैसे फैसला हुआ है कि इंडियन ओशन रीजन की जिम्मेदारी दी गई है हिंदुस्तान को कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। तो यदि हम ये संदेश देते हैं कि हमारा ये रोल है, और सचमुच में रोल है, क्योंकि चीन की दृष्टि हिंदुस्तान पे लगी हुई है और हिंदुस्तान को, उसको बोलता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से हिंदुस्तान को घेर लो और चोक कर दो। कैसे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान को भी दबाव डालता रहता है, श्रीलंका में हरबन तोता। तो आप देखिए कि कितने पोर्ट, आप पोर्ट्स में ग्वाडर पोर्ट उसने ले रखा है, कराची में पोर्ट ले रखा है, हरबन तोता ले रखा है, चारों तरफ से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है और मालदीव्स को प्रभावित कर रहा है। तो ये, इसका काउंटर दो ही तरीका है। पहला कि हम अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी ओंकार जी बढ़ाएं। बिल्कुल। कहाँ बढ़ाएं? कहाँ बढ़ाएं? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में हम अपना फाइटर बेस बनाएं, हेलीकॉप्टर वहां रहे, हम अपना जो बॉम्बर रखें, हम वहां पर अपना मिलिट्री यूनिट्स रखें, नेवल फोर्स बढ़ाएं। जरूरत पड़े तो हम एक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहां रख सकते हैं, क्योंकि हमको इसको पूरी तरह से मिलिट्री बेस डेवलप करना पड़ेगा ताकि संदेश साफ हो, यदि तुमने चू किया तो हम मिलिटरीली हम तुमको देख लेंगे। उसके बाद ये संदेश देना जरूरी है कि इंडियन ओशन रीजन में चौधरी एक ही होगा। मीडिया में तो ओंकार चौधरी बने हुए हैं लेकिन इंडियन ओशन रीजन में चौधरी सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष होगा। ये संदेश चीन को भी देना है और मालदीव्स को भी देना है। एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकता। इंडियन ओशन में एक ही शेर है, उसका नाम है भारत। तो हम यदि शिप डिप्लॉयमेंट बढ़ते हैं तो एक और बिंदु, चीन का ये टेक्निक रहा है कि वो फिशिंग मिलिशिया का इस्तेमाल करके वो पंगा करता है। फिलीपींस वही करता है, यहां भी मालदीव्स में भी ये करता है। तो ये हरकत करता रहेगा। तो यदि हम अपना कोस्ट गार्ड का कैपेबिलिटी बढ़ाएं, इंडियन नेवी का बढ़ाएं। अभी देखिए इंडियन नेवी ने कितना अच्छा काम किया। हमारे पैरा कमांडर मार्कोस ने सोमालिया को भगा दिया, पायरेट्स को पूछ दबा के भागे, डर के मारे पूछ दबा के भागे। तो जब देखिए मसल फ्लेक्सिंग आप करते हैं ओंकार जी, तो मसल फ्लेक्सिंग से अगला डरता है और लोग, चीन भी घबराएगा। चीन तो मिलिट्री पावर है नहीं, वो तो होक्स है। इकोनॉमिक पावर था, वो भी खत्म हो गया है, अब तो बहुत बुरी हालत है। तो वो तो है ही पावरलेस है, खाली प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, BRI, पैसे फेंको, तमाशा देखो, लोगों का लॉयल्टी खरीदो, इलेक्शन फंडिंग, यही गेम खेलता रहता है। ये कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। एक और बिंदु, ये सच है कि मालदीव्स का 70% सेना का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। तो आप मेरा इशारों में समझिएगा ओंकार जी, यदि 70% को हमने ट्रेन किया है तो कहीं ना कहीं तो हमारा गुडविल होगा ना। उस गुडविल को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम वॉर गेमिंग करेंगे या हम शतरंज खेलेंगे। तो उसके बाद कि एक बार, अब मेरी अपनी सोच है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग मैं चीज बोलने जा रहा हूं। मेरी ये सोच है कि एक बार हमारा प्रो हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट बन जाता है तो कुछ ऐसा गेम खेलना है
कि अगले बार प्रो चाइना कैंडिडेट आए नहीं। ये खेला जा सकता है। मेरे दिमाग में ब्लूप्रिंट है, बट डिप्लोमेटिकली मैं बोलूंगा नहीं। बट बहुत आसान है, ये करना बहुत आसान है। खाली इशारों इशारों में बात करूंगा, एग्जैक्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताऊंगा नहीं, क्या संभव, क्या करना चाहिए। उसके बाद कि जब ही हमारा जो वेल विशर है प्रेसिडेंट बन जाता है, हमको एक मिलिट्री एडवाइजर मालदीव्स में रखना पड़ेगा, जो कि सब चीज पे ध्यान रखे, इंटेलिजेंस पे ध्यान रखे, चाइना के मूवमेंट्स को मॉनिटर करे, चाइना का जो फिशिंग मिलिशिया है उस पर रोकथाम लगाए, चाइना का जो नेवल शिप्स का जो प्रेजेंस है उस पर रोक लगाए। तो ये सब, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, इलेक्शन पैसे से जीता जाता है, ये सच है। यदि हम अमेरिका के साथ तालमेल करके एक मालदीव सपोर्ट फंड बनाए, जहां हम भी हैवी फंडिंग, चाइना कैसे है इस बार में मोदी को जीता है, पैसे देके, वही खेल हम लोग खेलेंगे। तो हम यदि ये खेल खेलते हैं ओंकार जी, तो ये मान के चलिए कि पॉलिटिकली हमारा वेल विशर जो है वो स्ट्रांग बनेगा, जीतेगा, और दोनों का हित है, मालदीव्स का भी हित है और हमारा भी हित है। चाइना कभी किसी देश का भला नहीं कर सकता। पाकिस्तान जीता जाता एग्जाम्पल है, पाकिस्तान का भला किया क्या है? तो आपके पास उदाहरण है। तो मालदीव्स को समझ में नहीं आ रहा है कि सही मित्र कौन है और दुश्मन कौन है। जिसको देश को ये नहीं पहचान है सही मित्र और सही दुश्मन का, तो कष्ट है। और सबसे बड़ी एक बड़ी समस्या मैं बोलना चाहता हूं कि मालदीव्स का जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भी सुन्नी 95%। अब सुन्नी पाकिस्तान का कनेक्शन आपको पता है। लश्कर तौबा का थोड़ा मोड़ा प्रेजेंस है, हालांकि लश्कर तौबा तो खत्म के कगार पे है, सब तो उसके टॉप लीडर्स मारे गए हैं, खाली हाफिज सईद बचा है, उसका भी काउंटडाउन आप शुरू ही कर दीजिए। तो उसके अब दांत तो निकल पड़े हैं, अब तो बूढ़ा हो गया है, तो मेरा ख्याल है कसैली नहीं चबा सकता। तो ये कहानी है। तो यदि हम इंश्योर करें कि हमारा प्रो इंडियन आए और हम अपना मस्कुलर पावर हमको अरेबियन सी में दिखाना पड़ेगा, IOR में दिखाना पड़ेगा और बे ऑफ बंगाल में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब जब हम जूनियर ऑफिसर थे तो हम लोग को बताया जाता था, ही हु रूल्स द सीज रूल्स द वर्ल्ड। जो सागर पे राज करेगा वो विश्व पे राज करेगा। और सागर पे हमको राज करना है, विश्व पे राज करना है, तो हमको अरबियन सी, इंडियन ओशन रीजन और बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से सिक्योर करना पड़ेगा। हमको अंडमान निकोबार आइलैंड का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें इजाफा लाना पड़ेगा। हमको लक्षद्वीप मिलिट्री कैपेबिलिटी में इजाफा लाना पड़ेगा, ताकि हम मसल फ्लेक्सिंग कर दे। क्योंकि बिना भय के प्रीत नहीं होता है, तुलसीदास जी कह के गए ओंकार जी, बिन भय होत न प्रीत गोसाई। जब भय होगा, अभी देखिए मालदीव्स में के सोच में, अभी प्रेसिडेंट के बिहेवियर में कैसा परिवर्तन आ रहा है। 3 मिनिस्टर को सैक कर दिया। गलती उस 3 मिनिस्टर की नहीं है, सोच सब इसकी है। आपने 60 फीट का झंडा लगा दिया है अपने घर में, फ्री पैलेस्टाइन। तो आप ही के इशारे पे तो उन्होंने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अब आपने स्केपगोट उनको बनाया, सैक कर दिया। तो सवाल यह है कि जब तक भय नहीं क्रिएट किया जाएगा हिंदुस्तान के द्वारा ओंकार जी, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे सीधे उंगली घी नहीं निकलती है, उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, तब घी निकलता है बटन से। या ओंकार जी, देखिए, मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ और दर्शकों को भी दिखाता हूँ, इससे समझ में आएगा कि ये जो मुइज्जू सरकार है, इसने कितना बड़ा रिस्क और खतरा उठा लिया है। ये देखिए, खबर है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की जाएगी कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू। एक्शन में डेमोक्रेट नेता, टूरिस्ट यूनियन ने भी घेरा। ये अनदर एक बिग न्यूज है वहां से कि अब इनकी कुर्सी जाने की भी नौबत आ गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी वहां हो गई है। यानी एकदम भारत के समर्थक ऑलरेडी वहां हैं और वहां की जो टूरिस्ट कंपनियां हैं, जिनका तो जीवन ही, प्राणवायु ही भारत से एक तरीके से मिलती है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे ऐसे राष्ट्रपति को, ऐसी सरकार को, जो मतलब अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार रहे हों। तो ऐसा लगता है कि मुइज्जू की सरकार तो कुछ ही समय की मेहमान है, भले ही ये अभी नवंबर एकदम में बनी हो।
एकदम ओंकार जी। मेरा ख्याल है मोइजू जी बाएं दाएं नहीं देखते हैं, यदि देखते तो ऐसी गलती नहीं करते। उनको सबक लेना चाहिए। राजा पस्सा का हिंदुस्तान ने क्या हालत किया श्रीलंका में, कहाँ है वो? दिल्ली आया था माफी मांगने कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन माफी उसको दी नहीं गई। देखिए, लोगों को ये समझना पड़ेगा विश्व स्तर पे ओंकार जी कि जो हिंदुस्तान को सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था, हिंदुस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, ये हार्ड स्टेट है। ये ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस बताया जाता है। वो इस पॉलिसी में बिलीव करता है मौजूदा लीडरशिप, और मौजूदा लीडरशिप बहुत टफ है। मोदी जी बहुत टफ है, और राष्ट्र हित में वो रूथलेस चाल चलते हैं, और चलना चाहिए। और बहुत ही बाखूबी के साथ खेल खेलते हैं, मुंह नहीं खोलते। लेकिन अब देखिए बवाल मच गया लक्षद्वीप की एक फोटो से। तो सवाल ये पैदा होता है कि मोदी को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। आपके मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, अपशब्द इस्तेमाल किया है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, असहनीय है। इसकी आपको सजा मिलेगी, और सजा ये मिलेगी कि साम दान दंड भेद सब इस्तेमाल होगा आपको सबक सिखाने के लिए। जो आपने सूचना दी वो लास्ट में कवर करने वाला था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है, और जो मैं हिंट दिया हूं कि वहीद हसन का क्या रोल होगा और सोली का क्या प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगा उसके साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और रिमोट कंट्रोल से मेरा ख्याल है भारतवर्ष अब राष्ट्र हित में अच्छे कदम उठाएगा, और वो चाइना को एक सबक सिखाएगा कि हम तो 820 किलोमीटर पे हैं, यदि बगल में आग लगेगा तो फायर ब्रिगेड तो मेरा जाएगा, तुम्हारा फायर ब्रिगेड आते आते तो महीनों लग जाएंगे। चाइना, तुम पाकिस्तान को तो मदद नहीं कर पाए हो, मालदीव्स को क्या मदद करोगे? मालदीव्स के तो हमारे जेट्स के लिए तो मैटर ऑफ मिनट्स है, मिनटों में हम पहुंच सकते हैं। तो ये खेल है। तो जब आदमी को आईना दिखाओ ना ओंकार जी, ये स्थिति है, सब इसको समझो, तो उसके भी आंख खुलते हैं। यदि आदमी कोई सो रहा है ओंकार जी, तो उसको झकझोर के जगाना पड़ता है कि तेरे हित में ये है, और नहीं तो इसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत बुरा होगा तुम्हारे देश के लिए। तो मेरा ख्याल है, देखिए मुझे लगता है कि रिजीम चेंज का हो सकता है प्रोसेस फ्रूटफुल हो जाए, फलदायी हो जाए। क्या ओंकार जी? सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत कमाल की टिप्पणियां की हैं, बहुत कमाल के सुझाव आपने दिए हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत